चक्कर क्या था कि आई वॉज लुकिंग फॉर एन आदित्य कश्यप हु वॉज अ यंग मैन. एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, सीरियस है, संजीदा आदमी है, ज़िंदगी देखी है, मच्योरिटी है, ज़िंदगी में हादसे बहुत सारे हुए हैं इस बंदे के साथ, बट वो यंग है. ऐसा लगना चाहिए कि एक यंग आदमी के ऊपर एक बूढ़े आदमी के कपड़े पहना दिए गए हैं और ये उनमें कंफर्टेबल नहीं है. इस तरह का एक डाइकोटमी मैं ढूंढ रहा था इस कैरेक्टर के अपीयरेंस में. शाहिद का इमेज बहुत बॉय नेक्स्ट डोर, यंग, वो लगता भी बड़ा यंग है. सो मुझे लगा कि इफ़ वी टेक हिम एंड इफ़ वी ड्रेस हिम अप राइट, इफ़ वी मेकअप एंड हेयर एंड एवरीथिंग पुट इट राइट, तो ऐसा लगेगा कि ये बंदा यंग है और मगर ये एक मिडिल एजड या एक बड़े आदमी के का रोल निभाना पड़ रहा है इसको ज़िंदगी में, जैसा अक्सर लोगों को करना पड़ता है कि एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके तले ये दबा जा रहा है. वो मेरा कैरेक्टर ग्राफ था. तो मुझे एक बॉय को लेकर के मैन बनाना था, जिसके लिए शायद बिकॉज टेम्परामेंटली ही इज़ वेरी मच्योर्ड एज अ पर्सन, ही इज़ वेरी मच्योर, ही इज़ वेरी अवेयर ऑफ वॉट हैपन्स इन लाइफ, बट at the same time he looks very young and he is very young. So for me it was the right cast. उसकी जो फितरत है वो मेरे कैरेक्टर से बहुत मैच कर रही थी. अच्छा, इसमें आदित्य कश्यप था गीत डिलन, जिसके करीना कपूर, तो करीना कपूर भी आपकी पहली चॉइस थी कि आपको कि करीना कपूर को ही उस रोल में लेना जो सिख, जो वो पंजाबी फैमिली की हैं? करीना कपूर, बिल्कुल. करीना कपूर was my first choice for गीत. Should I say it again because Yes, broken? please. Kareena Kapoor was my first choice for Geet. Kareena had never done a role like this before, which was why I was very interested in casting her in this role, because ये तो सबको पता था कि वो बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और बहुत सारे रोल्स उन्होंने किए हैं, और बट एक उनकी जो एक क्वालिटी थी, जब मैं पहले मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई थी, जब मैंने उनसे मुलाकात की तो मुझे लगा कि उनमें एक इंस्टिंक्टिव क्वालिटी है. बहुत ज़्यादा समझ बूझ वाली लड़की नहीं है करीना, वो बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्टिव है. फटाक से कोई चीज़ को से रिएक्ट कर जाती है और उस डायरेक्शन में फिर निकल जाती है. गीत में ये एक चीज़ थी जो मैं हमेशा जानता था कि गीत डिलन में ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, और इसे किसी को समझाना बड़ा मुश्किल है. जो इंसान खुद इंस्टिंक्टिव नहीं है उसको इंस्टिंक्टिव आदमी का रोल देना बहुत मुश्किल है. इट्स यू वोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट द डायरेक्टर इज टॉकिंग अबाउट. शी हैड दैट क्वालिटी. शी वुड बी अप इन अ स्पार्क एंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. शी इज लाइक दैट. सो शी हैज़ अ वेरी हाई इमोशनल कोशेंट. So that was the basic motivation for me to want her in this role. And apart from that, उसकी लुक वैसी थी, जिस तरह से गीत की ये अदा है कि वो किसी से भी बात करना शुरू कर देती है, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी लेंथ तक, और वो कुछ बुरा मीन भी नहीं करती है. और उसे सडनली अगर लगता है कि ये बंदा मुझे गलत ना समझ ले तो फिर वो बोल भी देती है कि देखो गलत ना समझना, मैं लड़की हूँ मगर तुम्हें लाइन नहीं मार रही हूँ. And so she is very extroverted. Kareena is not naturally very extroverted, but she has the mind of an extroverted person, which helped me a lot in working with her in this film. She was in a sense doing in the film what she doesn't do in real life, but she can do. I feel she stops herself. Every person, especially a star, cannot interact as freely as other people can. But so she, I think, got an opportunity to be that way in the film. जैसे इसमें जो ना फिल्म का जो बैकड्रॉप है बेसिकली वो पंजाबी है, और करीना भी पंजाबी रोल प्ले कर रही है लड़की का. तो ये डेलिब्रेट था कि करीना को पंजाबी रोल देना. ये पंजाबी एलिमेंट आया कैसे पूरी फिल्म में? देखिए क्या होता है ना कि हम सब ऐसे कई लड़कियों से मिले हैं जो कॉन्स्टेंटली बोलती रहती हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, और उन्हें उनकी मतलब नदी की तरह उनका बहाव रहता है बोलने का. एंड अक्सर मेरे एक्सपीरियंस में ऐसी लड़कियां मुझे अक्सर दिल्ली में, पंजाब में, या पंजाब के रास्ते पर, या पंजाबी कौम से मिली हैं, और उनके बोलने का स्टाइल बड़ा रवानगी वाला होता है.
वो एक बहुत ही बिंदास टाइप का, बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड टाइप का, बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह की होती है पंजाबी लड़कियों की, अक्सर मैंने देखा है। तो जब मैं इस लड़की के बारे में लिख रहा था तो वो पंजाबी ही आई कहानी के अंदर, वो मेरा कोई उसमें रोल नहीं था, वो ऑटोमेटिकली एज आई वाज राइटिंग आई रियलाइज दैट इट्स अ पंजाबी गर्ल। फिर जब उसका पर्सपेक्टिव दिखाना था, उसका घर, उसके लोग दिखाने थे, तो वो सारे पंजाबी बन गए। और इस तरह से फिर हमने जब ये किया कि ये कौन सा शहर होगा जहाँ से ये लड़की होगी, तो फिर वो भटिंडा होगा और उसके लोग ऐसे होंगे और उसका दादा दारा सिंह होगा और फिर वो जट सिख होंगे, और वो फिर पूरा पंजाबी पर्सपेक्टिव इन द मूवी इज़ बिकॉज ऑफ गीत बीइंग अ पंजाबी, नॉट द अदर वे अराउंड। अच्छा, भाई यहाँ पे मैं शायद करने के बारे में एक बात और पूछना चाहूँगा कि दोनों ने काफ़ी फिल्में की हैं, लेकिन सिंस ये फिल्म थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि एक तो शाहिद कपूर का कैरेक्टर थोड़ा सा अलग है और दूसरे करीना कपूर ने ऐसा रोल पहले प्ले नहीं किया है, तो दोनों को एक फ्रेम में समझाना और एक्टिंग कराना टफ था कि आसान था कि क्या था? हमेशा हर फिल्म में जो आप एक्टर से डील करते हैं तो कुछ नए प्रॉब्लम्स और कुछ नई एडवांटेजेस होते हैं। इनमें एडवांटेज ये था कि ये दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ बहुत कंजीनियल हैं, काफ़ी सुलझी हुई रिलेशनशिप है इन दोनों की आपस में। उसकी वजह से मुझे एडवांटेज ज़रूर हुआ कि बेसिकली उनसे बात करना, उनसे रिलेट करना बहुत आसान था, और दोनों मौजूद रहते थे। मगर इनमें एक चैलेंज या जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी इन दोनों के साथ काम करके कि एज एक्टर्स दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मैंने कभी दो ऐसे एक्टर्स के साथ काम नहीं किया जो एज एक्टर्स इतने एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। करीना कंटिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंटली इज इंस्टिंक्टिव ओनली, एंड शी does not need too much information, but she needs that spur to drive her in the right direction. So as a director I have to be very careful to put her in the right direction. फिर वो इतना एनर्जी के साथ जाती है कि अगर मैंने उसको कुछ गलत बोला हो तो फिर उसको वापस लाकर किसी और तरफ भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो ऐसी एक्टर है कि उसको बोला जाए, उसको बस ये बोलना है करीना आप यहाँ पर हो, ऐसे आता है, आप कूद जाते हो गाड़ी के सामने, वो सोचेगी नहीं, वो कूद जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू एज ए डायरेक्टर मुझे मालूम था कि मैं जितना कम बोलूँगा करीना को उतना अच्छा रहेगा। कम में उसको अगर उसको दिशा मिल जाए, मैं उसको देखता रहता था सेट पे, मुझे लगता था कि इसको अभी क्लियर नहीं है, फिर एक कुछ मैंने बोला और जैसी वो क्लियर होती थी अगला लफ्ज़ भी नहीं मैं बोलता था, बिकॉज मुझे मालूम है कि शी कैन नॉट टॉलरेट मोर इन्फॉर्मेशन दैन नेसेसरी। ऑन द अदर हैंड शाहिद को जितना बोलो उतनी अच्छी एक्टिंग करेगा। हाउ मच एवर इन्फॉर्मेशन यू कैन गिव हिम कि ये कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, अभी कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या सोच रहा है, कल क्या किया था उसने, परसों क्या करने वाला है, जितना ज़्यादा आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होती जाती है। तो दोनों को साथ में बैठा करके मैं ब्रीफ करता ही नहीं था, मैं शाहिद को अलग से बताता था शॉर्ट या सीन के बारे में और करीना को अलग से बताता था। अच्छा भाई, यहाँ पे भी हम फिल्म के एक दो कैरेक्टर की थोड़ा सा बात करेंगे। फिल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करे पंजाबी फैमिली में किरण जुनेजा, दारा सिंह और ये, तो जस्ट दो लाइन उनके बारे में बताइए कि किसका क्या कैरेक्टर है और कैसे आपने उनको पोर्ट्रे किया है फिल्म में। दारा सिंह से स्टार्ट करते हैं। दारा सिंह इस फिल्म में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अथॉरिटेटिव, जट सिख हेड ऑफ द फैमिली प्ले कर रहे हैं। उनको सब दारजी कहते हैं घर में, एंड वो फिगर ऑफ अथॉरिटी हैं। उनका कहा जो होता है वो पत्थर की लकीर होती है, और ही टेक्स हिमसेल्फ वेरी सीरियसली, एवरीबडी टेक्स हिम वेरी सीरियसली, और वो दादा हैं गीत के। तो उनके जो सीन्स होते थे सब लोग बड़े सीरियस हुआ करते हैं उनके सीन्स में, बट बेसिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीन्स वर वेरी फनी। वो गीत को अभी भी 4 साल की बच्ची ही समझते हैं, तो उसी तरह से बात करते हैं कि ये क्या कपड़े पहनी है, यहाँ ऐसे कपड़े पहनी होती, ऐसे कपड़े पहन के घर आई है तो बम्बई में तो नंगी रहा करती होगी। फॉर करीना, फॉर गीत हु इज अ ग्रोन अप गर्ल, इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग, बट फॉर हिम इट्स ओके बिकॉज वो बच्चा ही समझता है अभी तक।
So the scenes are always very funny, but everybody is very serious in the scenes. So and also दारा सिंह के साथ काम करने का सबसे जो मुझे मज़ा इस बात में आता था कि वो इतने मतलब ही इज़ द ही मैन, वी ऑल ग्रोन अप हियरिंग टेल्स अबाउट उन्होंने इसको ऐसे पछाड़ा था और इसको ऐसे मारा था, बट इतने ज़्यादा वो नर्म दिल और सहज इंसान है कि उनसे ज़ोर से बोला ही नहीं जाता था। वो सख्ती, मेरा उनको हमेशा यही ब्रीफ रहता था, हर शॉट के पहले मैं उनको बोलता था कि दारा जी थोड़ा सख्त, बिकॉज वो सख्ती होती ही नहीं थी। सच अ हम्बल मैन दैट वो डांटते भी बड़े प्यार से थे। सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन ट्राइंग टू मेक हिम टफ। और क्या लग रहा है है ना, मस्त। चले बोलो। हाँ, पवन मल्होत्रा के बारे में बात करते हैं। क्या रोल है और क्यों कास्ट किया मोहम्मद सिंह पवन रोल, क्या रोल है और कैसा? कुछ एक्टर्स ऐसे हैं इस फिल्म में जिनको एक्टिंग के अलावा भी मैंने बहुत सारे काम दिए हुए थे, और जैसे पवन मल्होत्रा हैं। पवन मल्होत्रा ने एक्टिंग के अलावा बहुत सारी मदद मेरी की है, बिकॉज़ ये उस जगह के हैं, ये पंजाबी हैं, ये पंजाब की हर चीज़ को, वहाँ की तहज़ीब को, वहाँ के बोलने के स्टाइल को, वहाँ के लोगों को अच्छे से पहचानते हैं। तो मैं एज ए राइटर डायरेक्टर मैंने अपनी तरफ से लिखा था जो मैं जानता हूँ, बट सिंस ये यहाँ के वहाँ के हैं तो ये हमेशा मुझे गाइड किया करते थे कि ये ऐसे नहीं बोलेगी, ऐसे बोलेगी, इसमें स्ट्रेस यहाँ होगा, ऐसे होगा। तो ही इन द सीन्स दैट इन्वॉल्व्ड हिम I always got this extra help from him, and then also I wanted to cast him in this role, except for the fact that he's an exceptional actor, very talented and all of that which the world knows about him, but I made sure that it was him because ये एक ऐसा कैरेक्टर था, एंग्री चाचा जिसको हम लोग बोलते थे इस फिल्म में, दैट हर सेलिब्रेशन या हर पंजाबी टाइप के सीन में इस आदमी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी। तो मैं चाहता था कि ये आदमी यहाँ रहे, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम गिविंग हिज ओन परफॉर्मेंस ही वुड बी एबल टू बी विथ मी एंड हेल्प मी। आई कैन आस्क हिम कि ये जो 4 लड़कियाँ आ रही हैं, डू यू थिंक दे शुड बी सेइंग दिस और शुड दे बी सेइंग दैट? So he was always there as a guide for this scene, and his presence in the film has made those scenes in Punjab very, very authentic. And similarly, there is Kamal Tiwari, who is acting as Geet's father. Same role he has played. He has helped a lot in the costuming. हम अक्सर बहुत सारे costumes हम लेकर के गए थे, तो पता चला कि शायद जट सिख इस तरह के कपड़े ना पहने, फिर हमने उसको चेंज किया, हमने कुछ कास्टिंग भी चेंज की to make the picture look more holistic, because after going to Punjab you realize a lot of things about Punjab which you don't know, और हम अगर पहले गए हुए थे 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, उसमें उतना समझ में नहीं आया था। तो इन दोनों का मैं वैसे भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, and they have done a great job. They look a part of that texture. You've seen Pawan Malhotra in so many films, but you'd never have seen him playing a Sardar and being so authentic. यहाँ पे अभी तो हम म्यूजिक की बात करेंगे जी। फिल्म का प्रोमो स्टार्ट हो चुके हैं, म्यूजिक भी लोग पसंद कर रहे हैं, तो आपने जब स्टोरी कंसीव की थी तो आपने क्या सोचा था कि आप म्यूजिक फिल्म में किस तरीके का रखेंगे? एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इस फिल्म में, वो ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि आदित्य कश्यप एक डिसइल्यूजन्ड इंडस्ट्रियलिस्ट है, और उसके ऊपर एक ओहदा थोप दिया गया है जिससे वो कंफर्टेबल नहीं है। एक प्रेशर उसके ऊपर बना हुआ है कि वो अपनी ज़िंदगी उस तरह से नहीं जी पा रहा है जिस तरह से वो जीना चाहता था। वन ऑफ द मेजर थिंग्स इन दैट इज़ दैट वो अंदर से म्यूजिशियन है, क्रिएटिव आदमी है। वो उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरमान था कि वो म्यूज़िक करे, किसी भी लेवल पे म्यूज़िक करे, और उसको वक्त नहीं मिलता है, और उसकी एक अलग से फ्रस्ट्रेशन है जो उसके आत्मा में है। और ये इस सफ़र के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर एक चीज़ ये होती है कि किसी मोमेंट पर वो गाना गाना शुरू कर देता है। तो गीत उसको पकड़ती है, वो कहती है कि यार तुम गाते तो बड़ा अच्छा हो, तुम्हें गाना गाना चाहिए। तो कहता है कि यार ये तो फ्रस्ट्रेशन है मेरी लाइफ की कि मैं गाना चाहता था। तो वो उसको इंस्पायर करती है कि तो ऐसा क्या है, तुम चाहे जो भी काम करते हो, गाना तो गा ही सकते हो, म्यूज़िक तो कर ही सकते हो, गिटार बजा सकते हो। सो ही डज दैट, एंड इन द फर्स्ट 45 minutes ऑफ द फिल्म देयर इज़ नो सॉन्ग, and gradually she opens him up, and as he opens up and as he starts to live the life that he wanted to live, there is more and more and more music in the film.
So music is actually playing a part in the film in making it the life that Aditya wanted to live. So there is, apart from the usual role that music has in any Indian film, there is a steady sense of progression that music has in the story of जब वी मेट. ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो पिक्चर से अलहदा है या अलग से है, कोई एक पैच है. सारे गाने ऐसे हैं जो एक्चुअली कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं इन द मोस्ट इफेक्टिव वे पॉसिबल. अक्सर अब क्या होता है कि आदित्य का कैरेक्टर बहुत इंट्रोवर्टेड है, बहुत सारी चीज़ें वो कह नहीं पाता है या बहुत सारी चीज़ें कहने की का मौका भी नहीं मिलता है. बहुत सारे रंग सिर्फ म्यूज़िक में दिखते हैं. ये लड़की के बारे में क्या फील करता है इस पिक्चर में सिर्फ म्यूज़िक में दिखता है. तो म्यूज़िक बहुत अहम थी मेरे लिए इस पिक्चर को लेकर के. और हर एक छोटा बड़ा पीस जो मुझे चाहिए था, सारे गाने जो चाहिए थे, वो बहुत क्लियर था कि ये गाना मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए. वो कहानी को इमोशनली यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा. इस गाने के बाद मेरी फीलिंग एज एन ऑडियंस ये होनी चाहिए. तो जो ब्रीफ मैंने फिर प्रीतम से बैठ के डिस्कस किया था वो ऐसा ही था कि भाई 45 मिनट तक कोई गाना नहीं होता. फिर एक सफ़र के दौरान में ये लड़का एक गुनगुनाने लगता है, वो गाना बनता है. फिर वो बस में जाते हैं, फिर वो कैमल कार्ट में जाते हैं और राजस्थान से क्रॉस कर रहे हैं और ये गाना होता है. गाने के एंड तक लड़का ये बन चुका है. सो अब बताओ क्या गाना हो सकता है. सो देन वी स्टार्टेड द सिटिंग्स ऑन दिस सॉन्ग विच ये रास्ते जो गाना है वो आया. एंड इसी तरह से हमने हर गाने को के साथ डील किया. एंड मुझे लगता है कि जो सारी चीज़ें फिल्म में हैं, जो नॉर्थ इंडिया या पंजाब या हिमाचल या इन लोगों की जर्नी या वो ट्रेन या वो रास्ता, और ये जो पूरा मतलब एक नॉर्थ इंडियन एक्सूबरेंस फिल्म की कहानी में है, वही एक्सूबरेंस, वही मेलोडी और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इसके गानों में भी आ गए हैं. एंड लार्जली बिकॉज ऑफ प्रीतम ऑफ कोर्स. भाई इसमें जो कहते हैं हम एक गाने तो आपने डिस्कस कर लिया. अभी हम 2 गाने और जो 7 गाने हैं टोटल ना फिल्म 6 गाने. तो बेसिकली जो 3 इंपॉर्टेंट गाने हैं उसके बारे में बात करते हैं. 2 गाने और कोई लेते हैं जो और आपको पसंद हो, हाँ, उसके बारे में बात करते हैं. जो गाना मुझे लगता है कि जो गाना इस फिल्म का हार्ट है या इमोशनल एपिसेंटर है वो है तुमसे ही. और जैसा कि मैंने कहा था कि इस सफ़र के दौरान कहीं भी आदित्य और गीत के बीच में ये डिस्कशन नहीं होती है कि हम एक दूसरे के बारे में फ़ील क्या करते हैं. कभी ये सीरियस डिस्कशन होती नहीं है, जैसा अक्सर ज़िंदगी में नहीं होता है. बट आदित्य दरअसल गीत के बारे में क्या फ़ील करता है, ये काफ़ी आगे जा कर के हम इस मुद्दे पर जाते हैं कि वो क्या फ़ील करता है. और ये गाना है तुमसे ही, जो वो आधा गाता है और आधा उसके अंदर चलता रहता है. ये वो गाना है जो आदित्य के अंदर चलता है कॉन्स्टेंटली, उसके अंदर चलता रहता है. उसकी ज़िंदगी भी चलती है बट साथ साथ ये गाना, ये रोमांटिसिज्म, ये लड़की, ये सारी चीज़ें उसको इंस्पायर करती हैं और उसको दिस सॉन्ग एंड द इमोशंस रिलेटेड टू दिस सॉन्ग, दे टेक हिम फ्रॉम to a higher point, to a different person, to becoming a different person. So this song was very, very important. And I think this is the song that is most effective in the film. It's called Tumse Hi, and we wanted a very, very fresh voice. So we've gone in with Mohit Chauhan, जो सिल्क रूट के सिंगर हैं, वेरी टैलेंटेड सिंगर. फिल्मों में भी गाया है उन्होंने बट रिलेटिवली नए हैं फिल्म्स के लिए. और उनमें वो फीलिंग है जो इस गाने के लिए ज़रूरी है. और एशले लोबो ने इस फिल्म की, इस गाने की कोरियोग्राफी की है, विच आई लाइक अ लॉट. एंड मुझे पर्सनली भी ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ पीपल रिलेट टू दिस सॉन्ग, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट आई थिंक इमोशनली इम्पॉर्टेंट सॉन्ग इन द फिल्म.